हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लाइफ स्पैन साइकोलॉजी मॉड्यूल का ब्लॉक 4 का यूनिट 3 का पार्ट 3 करेंगे। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है ड्यूरिंग एडल्ट ईयर्स के बारे में पढ़ा, स्टेज थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। फिर साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एरिक एरिक्सन की थ्योरी की थी ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड में, लेविंसन की सीजन्स ऑफ लाइफ थ्योरी की थी, और अटैचमेंट पैटर्न्स एंड रोमांटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। अब इस पार्ट 3 में फैमिली लाइफ साइकिल क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फैमिली लाइफ साइकिल में क्या होता है, एक सीक्वेंस के बारे में है कि सीक्वेंस ऑफ फेजेस होती हैं, स्टेजेस होती हैं, जो कि क्योंकि हम अर्ली मिडलहुड के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, फेजेस में जो है हमारी फैमिली लाइफ साइकिल, हमारी जो है लाइफ साइकिल चलती है, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट फैमिलीज। अर्ली ज़्यादातर फैमिलीज में ये नॉर्मल है, ये ऐसे इसी तरह से जो है हमारी लाइफ साइकिल चलती है। अर्ली एडल्टहुड, पीपल लिव इन देयर ओन, देन मैरी एंड बियर चिल्ड्रन। इन मिडल एज, चिल्ड्रन हैव होम parenting responsibility and diminish, and people spend more time and money on themselves if they don't have to care for an elderly parent, finally retiring, getting older and loss of a spouse। में क्या है कि इन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में क्या होता है कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं अपने आप जैसे होते हैं, वो बड़े होते हैं, उनकी मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि या कई बार कुछ केसेस में क्या होता है इस एज में, जो कि अर्ली एडल्टहुड के बाद का जो टाइम होता है मिडिल एज में 40 to 60 को, उसमें क्या होता है कई बार पेरेंट्स को या बच्चों को, जब बच्चे बड़े होते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको घर से बाहर जाना पड़ जाता है, अपने घर को छोड़ना पड़ जाता है, या पेरेंट्स की भी अर्ली एडल्टहुड में भी उनके कोई कैरियर की ऐसी डिमांड्स होती हैं जिसमें उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, या एक स्पाउस है उसको सिंगल अर्निंग है, उसको कहीं जाना पड़ता है बाहर, या दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, तो एक की जॉब कहीं और है, दूसरे की कहीं और है। तो कहने का मतलब है इन्होंने दे रखा है कि इस तरह से किस तरह से हमारे को जो फैमिली को भी कई बार छोड़ना पड़ता है। तो इन्होंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया, लिविंग होम। लिविंग होम हैपन्स मोर ऑफन एट अर्लियर एजेस नाउ देन इन दी पास्ट। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि हमारे को जब बच्चे हैं, अगर बच्चों को देखेंगे तो उनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाना पड़ता है। तो वही है कि पीपल लिव फॉर स्कूल, मिलिट्री एंड फॉर जॉब्स के लिए या पढ़ाई के लिए। यूथ इन द चारिटिक एंड डिस्टर्बिंग होम लिव होम अर्लियर टू एस्केप द टेंशन। इन्होंने कहा जिन फैमिलीज के अंदर टेंशन होती है, कोई डिस्टर्बिंग फैमिलीज होती है, पेरेंट्स में आपस में किसी भी कारण पेरेंट्स में झगड़ा होता है, डिवोर्स होता है, तो उस कारण से कुछ बच्चे जो होते हैं वो टाइम से पहले ही उस घर को छोड़ देते हैं। मेनली क्या है कि लिविंग होम में क्या है कि हम कैसे, कुछ फैमिलीज़ के अंदर क्या होता है किसी न किसी कारण से, चाहे जॉब है चाहे वो एजुकेशन है, घर को हमें छोड़ना पड़ जाता है। तो इसमें उसके बाद क्या है, ये क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ फैमिलीज इन मैरिज। पीपल आर वेटिंग लॉन्गर टू मैरी टुडे, एजेस 25 एंड 27। उनका है कि जनरल उन्होंने कहा है कि आजकल जो है, आजकल के दिनों में क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं बच्चे, तो उनकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी लेट होती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे इसमें क्या होता है कि मैरिज रिप्रेजेंट कनेक्शन बिटवीन टू फैमिली सिस्टम, और ये क्योंकि इन्होंने इस टाइम पीरियड में कहा है 20 to 40 ईयर्स में, तो मैरिटल रोल्स क्या होता है, एनकम्पस मील टाइम टुगेदर। सिंपल उन्होंने मैरिज का कहा है कि जब मैरिज में क्या होता है आपस में फैमिलीज मिलती हैं, खाना वाना खाते हैं, लेजर टाइम डिसीजन होते हैं, सेक्सुअल नीड्स होती है, फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। उन्होंने कहा है कि सम ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट एज इमोशनली चार्ज एज अदर्स, बट द पार्टनर्स रियली नो विच टॉपिक्स आर पोटेंशियल एक्सप्लोजर्स until they face them. Without good communication and negotiation skills, the openness of marriage will be compromised। इसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होता है हमारी इंडियन मैरिज में क्या होता है कि फैमिली जो होती हैं दे सेलिब्रेट द मैरिजेस टुगेदर, एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स प्लान फॉर मैरिजेस एंड टेक मील्स टुगेदर एंड परफॉर्म रिचुअल। तो उन्होंने क्या है कि इसमें क्या होता है फैमिली तो साथ आ जाती है, दिस ब्रिंग्स फैमिली मेम्बर टुगेदर। और समटाइम्स क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो एंजॉय तो करते हैं, लेकिन कई ऐसी कोई बात होती है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो उनको पता ही नहीं चलता। कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके कारण से उनको कई बार उनको ये फील होती है, लेकिन क्योंकि फैमिली एंजॉय करती हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसलिए इस टाइम के अंदर जो है ज़्यादातर क्या होता है कि ज्वाइनिंग ऑफ फैमिलीज होती हैं, आपस में जो रिचुअल्स होते हैं फैमिली, दो लोगों की शादी के अंदर दो फैमिलीज जो होती हैं दे ऑलवेज एंजॉय। उन्होंने कहा चाहे भले ही कोई उसमें कोई छोटी मोटी कोई बात भी हो जाती है, बट इवन देन द फैमिली मेम्बर्स एंजॉय। देन ट्रेडिशनल मैरिजेस। ट्रेडिशनल मैरिजेस में क्या होता है, इन्वॉल्व ए क्लियर डिवीजन। इन्होंने जो फैमिली है ना,
जैसे ज्वाइनिंग ऑफ फैमिलीज है, उसी को इन्होंने तो ट्रेडिशनल मैरिज कहा है, जिसमें क्या है इन्वॉल्व है क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन हस्बैंड वाइफ। जब ट्रेडिशनल मैरिज होती थी उनमें सबके रोल बटे होते थे कि मैन का रोल ये है, क्या क्या रोल था मैन का कि वो इकोनॉमिकली जो है उसको ही जो है अर्न करना है, उसी को ही फैमिली को जो है पालना, इसको कहते हैं। वुमेन का काम क्या होता था, बच्चों को पैदा करना, पालना। तो उन्होंने मेनली क्या है कि इन्होंने कहा कि ये मैरिज को जो हमने अभी पढ़ा है ना कि ज्वाइनिंग ऑफ फैमिलीज इन मैरिज को ही इन्होंने कहा कि दो तरह की मैरिज, एक तो ट्रेडिशनल जिसमें क्या होता है मेन होता है सोर्स ऑफ इनकम, और जब वुमेन क्या होता है वो फैमिली को देखते हैं। देन सेकेंड है इगैलिटेरियन जो आजकल होता है स्पाउसेस रिलेटिंग एज इक्वल्स विद पावर एंड अथॉरिटी बिंग शेयर्ड, जिसमें क्या पावर भी अथॉरिटी दोनों ही इक्वल पार्टनर्स होते हैं। दोनों पार्टनर जो होता है वो काम करते हैं और अपनी फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको निभाते हैं। बोथ पार्टनर्स ट्राई टू बैलेंस डिवोशन टू वर्क विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेटर एजुकेटेड वुमेन एक्सपेक्ट दिस सॉर्ट ऑफ मैरिज। जो लेडीज़ जो होती है वुमेन पढ़ लिख जाती हैं तो वो ऐसी ही मैरिज चाहती हैं कि जो कि उनको इगैलिटेरियन मैरिज चाहती हैं, जिसमें पार्टनर जो है जो स्पाउस है वो उनके जैसा ही मिले। तो इसके फिर है मैरिटल सेटिस्फैक्शन। वो क्या होती है मैरिटल, इसमें क्या होता है कि मैन रिलेट बीइंग हैप्पियर इन मैरिज देन वुमेन, कि मैन जो होते हैं वो उनको शादी के बाद जो है मैरिज के बाद उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है देन वुमेन, क्योंकि उनकी जो नीड्स होती हैं, जैसे कि उन्होंने कहा बीइंग मैरिड एनहांसेस मेंस हेल्थ ड्यू टू फीलिंग्स ऑफ अटैचमेंट, बिलोंगिंग, सोशल सपोर्ट मिल जाता है। वुमेन नीड ए सर्टेन रिलेशनशिप क्वालिटी टू फील सेटिस्फाइड इन रिलेशनशिप। सो वुमेन सफ़र मोर देन रिलेशनशिप। सिंपल सी बात है कि वुमेन को कहते हैं उनकी मल्टीपल रोल डिमांड्स होती हैं। उनको मैरिज के बाद सब जितने भी वो इन लॉज के साथ जितने भी जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं उसको सबके साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही इन्होंने कहा है कि वुमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वुमेन जो है अगर वो काम भी करना चाहती हैं समटाइम ड्यू टू फैमिली प्रेशर, ड्यू टू देयर जो है बच्चे हो जाते हैं, कोई उनको जो है पालने वाला नहीं होता, तो उस कारण से इन्होंने कहा है कि जो मैरिटल सेटिस्फेक्शन होती है वो ऑन द पार्ट ऑफ मैन ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ वुमेन। देन पेरेंटहुड। पेरेंटहुड क्या होता है हैज़ बिकम एन एक्टिव चॉइस फॉर कपल्स एज बर्थ कंट्रोल इज अवेलेबल एंड इफेक्टिव। आजकल क्या होता है कि लोग बच्चे जो हैं कम ही पसंद करते हैं क्योंकि वो दोनों अर्निंग होते हैं, या उनका ये कल उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। उन्होंने कहा कि बर्थ कंट्रोल अवेलेबल होते हैं मेथड, तो आजकल क्या चॉइस होती है कपल की वो बच्चे करे या ना करे। तो उन्होंने कहा देयर इज ए लेस स्टिग्माइजेशन ऑफ फॉर के कपल हु रिमेन चाइल्डलेस द डिसीजन टू हैव चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल। इसके अलावा क्या है फैमिली प्लानिंग मेथड्स तो हैं ही हैं। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस भी डिपेंड करते हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ भी डिपेंड करते हैं, हेल्थ कंसर्न भी डिपेंड करता है। किसी को डायबिटिक है या किसी को कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है इस कारण से भी जो है पेरेंटहुड पे इम्पैक्ट आता है, वो लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि advantages of having children include warmth and affection, the fun that children offer, learning experiences, desire to pass on values, family name, feeling of accomplishment in raising successful children। तो इसमें क्या होता है बच्चे के होते हैं तो उससे क्या होता है बच्चे जब होते कहते हैं ना कि मैरिज में अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है तो कहते हैं बच्चे होने के बाद वो सब ठीक हो जाता है। तो वही है कि एडवांटेजेस क्या हैं बच्चा होने के, वार्मथ होती है, आपस में रिलेशन के अंदर अफेक्शन आता है ना, इंटीमेसी होती है, अफेक्शन बढ़ता है और वो बच्चों के साथ खेलते हैं, पेरेंट्स को अच्छा लगता है, लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं कई सारे। तो ये सब चीज़ें हैं कि वो फैमिली का नाम होता है कि ये जो है बच्चा इसका जो भी है। इन्होंने कहा कि एडवांटेजेस जो हैं इसके अंदर क्या क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन इंक्लूड लॉस ऑफ फ्रीडम। अब उन्होंने ऊपर से दे दिए एडवांटेजेस क्या होता है, अब इन्होंने क्या कहा है कि डिसएडवांटेजेस के भी क्या होते हैं अगर बच्चे होते हैं तो, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं कपल होते हैं उनकी अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में है तो लॉस ऑफ फ्रीडम हो जाती है, बर्डन फाइनेंशियली भी इम्पैक्ट आता है, और उसमें क्या होता है बन जाते हैं जिसको बोलते हैं इन बिंग टाइम डाउन। जिसमें क्या होता है कई बार अगर जॉइंट फैमिलीज होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इन लॉज होते हैं वो बच्चों को आराम से रख लेते हैं। लेकिन कई बार जो आजकल हम देखते हैं वो ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो उसमें क्या होता है उनकी फ्रीडम पे भी इम्पैक्ट आता है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो जाते हैं, उनका केयरिंग की फैसिलिटी का भी प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने सिंपल कहा है कि कैसे कैसे क्या होता है।
कि बच्चे होने और ना होने के दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन कम टू ट्रांजिशन टू पेरेंटहुड अकर्स इन ऑल एरियाज, लॉस ऑफ स्लीप, न्यू टास्क। इन्होंने फिर वही दे रखा है कि अगर पेरेंटहुड होता है मैरिज के बाद हम पेरेंट्स बनते हैं तो क्या लॉस ऑफ स्लीप चली आती है, लॉस ऑफ स्लीप हो जाती है, न्यू टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेस टाइम फॉर कपल। आपस में जो कपल है वह ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जितना फ्रिक्वेंटली जैसे फ्रीली वो पहले घूमते फिरते थे, आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। इंक्रीज एक्सपेंसेस हैं अगेन, द रूल्स हैव बिकम मोर ट्रेडिशनल इवन फॉर इगैलिटेरियन कपल, क्योंकि वो क्या होता है भले ही दोनों कपल अर्निंग होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, इवन देन क्या होता है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है कि फीमेल जो है, फीमेल को जो कि हमारी सोसाइटी में कुछ रूल्स डिफाइंड रूल होते हैं कि फीमेल को ही करना चाहिए कितनी भी हाई पोस्ट पे क्यों ना हो। तो वो सब चीज़ें हैं कि लविंग सपोर्टिव मैरिज कैन यूजुअली मैरिज द स्ट्रीम विच विल डिस्क्राइब देमसेल्फ एज ए हैप्पी एंड ट्रबल मैरिजेस क्या होते हैं सीम टू बिकम मोर डिस्ट्रेस आफ्टर ए बेबी। और हस्बैंड्स की नेगेटिविटी और आउट ऑफ कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट प्रेडिक्ट्स द ड्रॉप इन वुमेन मदर्स की सेटिस्फेक्शन। उसमें यही है कि अगर कहीं ना कहीं जो कहने का मतलब ये है कि जो पेरेंटहुड होता है उससे जो कपल है, जो पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और कई बार तो वो जो अगर निकल जाते हैं उस चीज़ से, नॉर्मली तो सब निकल ही जाते हैं, सभी पेरेंट्स बनते हैं, सभी कोई सपोर्टिव मैरिज है, सब लोग आपस में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे चलते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं अगर ऐसा कुछ होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है या हस्बैंड की डोमिनेंस है या हस्बैंड की नेगेटिविटी है, तो वुमेन के पार्ट पे उन्होंने कहा है कि मैरिटल सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो जाती है। देन कम टू कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट एड्स इन एस्टेब्लिशिंग ए सेटिस्फाइंग आइडेंटिटी एज एडल्ट्स विद सेटिस्फाइंग वर्क, डेवलप स्किल्स, सेंस देयर अकॉम्प्लिशमेंट, मेक फ्रेंड्स एंड फील मोर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऐसा इन्होंने कैरियर डेवलपमेंट का कहा है कि उसमें क्या होता है जब कोई कैरियर में आगे बढ़ता है तो उससे क्या होता है अपनी आइडेंटिटी बनती है और उसकी वर्क डेवलप, वर्क की स्किल्स डेवलप होती है, उनके रिलेशंस बनते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं और फाइनेंशियली भी वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सिक्योर होते हैं। अगेन एस्टेब्लिशिंग ए कैरियर, मेन एंटर देयर कैरियर्स अर्लियर एज सुन एज दे फिनिश स्कूल। क्योंकि मेन जो होते हैं उनके बारे में कहा है ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा वही, लेकिन एक मिथ जिसको कह लो या इन्होंने यहाँ पे जैसे कहा है कि जनरली ऐसा हम मानते हैं कि ऐसा होता है कि मेन जो होते हैं अपने कैरियर में पहले एंटर होते हैं। प्रमोशन ऑफन सेम्स टू डिपेंड ऑन जॉब कमिटमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस इन दी वर्कर। अब देखिए वो एंटर तो हो जाते हैं लेकिन अब जो उनकी जो प्रमोशन है वो डिपेंड करती है कि उनकी जो जॉब में वो कमिटमेंट क्या है, कितना वो सक्सेसफुली उसको जिसको कर पा रहे हैं। वेरी सक्सेसफुल मैन एम्फेसाइज देयर जॉब्स ओवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेजर एक्टिविटी। ऑल्सो ए सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी makes a difference in promotion. Those people with fears of failure will tend to set lower goals for themselves. जो लोग डरते हैं अपने फेलियर से, तो उनके लिए क्या होते हैं वो अपने गोल्स ही इस टाइप से बनाते हैं जो ज़्यादा हाई फाई आगे बहुत ज़्यादा गोल वो रखते ही नहीं हैं। और जो जिनके हाई गोल्स होते हैं, जिनको लगता है अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वो अटेन कर जाएंगे, तो उनके केस में क्या होता है वो कमिट हो जाते हैं और उसको बारे में उसको अचीव कर देते हैं, उनकी प्रमोशन हो जाती है। कंबाइनिंग वर्क एंड फैमिली डुअल कैरियर मैरिज आर चैलेंजिंग, क्योंकि वो जो काम भी कर रहे हैं और कोई घर को भी देख रहे हैं, पर्टिकुलर फॉर वुमेन हु कैरी सो मैनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल ओवरलोड, जो वर्क भी कर रही हैं और फैमिली को भी देख रही हैं। दिस थिंग लीड्स टू स्ट्रेस, पोअर मैरिटल रिलेशनशिप, पोअर पेरेंटिंग एंड चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम। क्योंकि वो काम भी कर रही हैं, घर में कोई और है नहीं, मान लो जॉइंट फैमिली में, तो उसमें क्या होता है बच्चों को बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो जाती है क्योंकि बच्चों को जितना टाइम चाहिए पेरेंट उतना टाइम दे नहीं पा रहे। बच्चे जो छोटा बच्चा है उसको भी टाइम चाहिए, और एक जो बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करता है, एडोलेसेंस में एंटर करता है, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का जो है टाइम चाहिए। इट इज़ पर्टिकुलरली ए प्रॉब्लम फॉर पीपल इन पोअर पेइंग जॉब्स विथ फ्यूअर ऑप्शन अबाउट चाइल्ड केयर, टाइम नहीं मिलता उनको। तो कैरियर डिसीजन आर मोर फ्लेक्सिबल फॉर प्रोफेशनल पीपल बट मोर आर डिफिकल्ट सिंस बोथ कैरियर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। वुमेन आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड विद ओवरलोड। वुमेन के बारे में ज़्यादा इन्होंने कहा है कि वुमेन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके ऊपर जो है फैमिली की भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इफ दे आर वर्किंग तो काम की भी एक्सपेक्टेशन उतनी ही हो जाती है। तो अब यहाँ पे है वो हमारे ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल
बहुत बार एग्जाम में आया है, आप इसको ठीक से कर लीजिएगा। नेक्स्ट कम टू साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग मिडल एडल्टहुड। इसमें आपने जो अर्लियर किया था अर्ली एडल्टहुड के बारे में साइको सोशल एरिक्सन ने क्या क्या कहा था, अब हम करेंगे मिडल में भी हमने जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने क्या किया था, जनरेटिविटी होती है। जनरेटिविटी का मतलब क्या है, अगर जो है एडल्टहुड में जो अर्ली एडल्टहुड के जो लोग होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनको लगता है जो उन्होंने गोल बनाए थे उन्होंने वह अचीव कर लिए हैं, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दी है, अपनी फैमिली में भी सक्सेसफुल रहे हैं, है ना, तो वो जनरस फील करते हैं। अदरवाइज वो क्या होते हैं, वो अकेले रह जाते हैं या अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टैग्नेट हो जाते हैं। एरिक्सन स्टेटेड द प्राइमरी साइको सोशल टास्क ऑफ मिडल एडल्टहुड क्या है, 45 to 65 या 40 to 60 का भी टाइम होता है, इज टू डेवलप जनरेटिविटी और द डिज़ायर टू स्पेंड वंस इन्फ्लुएंस एंड कमिटमेंट टू फैमिली सोसाइटी एंड फ्यूचर जनरेशन। इसमें क्या होता है, अपनी फैमिली के लिए भी कमिटमेंट होती है, सोसाइटी के लिए भी होती है, और अपने जो बच्चे होते हैं 40-60 में तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको भी कैसे सेटल करना है, उनके एजुकेशन, उनको कहाँ कैसे सेटल करना है, इन सब की भी उनके ऊपर कमिटमेंट्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इन अदर वर्ड द मिडल एडल्ट इज कंसर्न विद फॉर्मिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन को, उसको गाइड करना होता है और उसको आगे सेटल करना होता है। आपके जनरेटिविटी मीन्स रीचिंग आउट टू अदर्स इन वेज दैट गिव टू एंड गाइड द नेक्स्ट जनरेशन। जनरेटिविटी का मतलब क्या है, उस वो तरीके जिसमें क्या होता है, हम नेक्स्ट जनरेशन को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको गाइड करें, कैसे उनको आगे डायरेक्ट करें। इन अर्ली एडल्टहुड इट अकर्स एज पेरेंट्स ट्रेन चिल्ड्रन एंड डेवलप ए कैरियर। अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है, बच्चों को जो पेरेंट्स होते हैं उनके बारे में सिंपल उन्होंने कहा है कि अर्ली एडल्टहुड में हम लोग कैसे कैसे करते हैं। मिड लाइफ में क्या है, इन मिड लाइफ दिस एक्सटेंड बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली टू ए कम्युनिटी और सोशल ग्रुप। अब क्या मिड लाइफ में वो, क्योंकि वो वेल सेटल्ड होते हैं, कैरियर को लेके भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो इवन वो रिटायरमेंट के लिए भी सोचते हैं। जनरेटिविटी इंक्लूड all things people generate that can outlive them and improve the society में वो contribute करते हैं। पेरेंटिंग इज ऑन वन वे बट देर आर अदर वे सच एज मेंटरिंग भी करते हैं, इन द वर्क प्लेस वॉलंटियर होते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी ग्रुप का वो बन जाते हैं, कम्युनिटी का मेंबर बन जाते हैं, क्रिएटिव इंडेवर्स होते हैं। पीपल नीड टू बी नीडेड एंड फील लाइक देयर लाइफ अमाउंट टू बी समथिंग एटर्नल। नाउ कम टू, ये तो कि जनरेटिविटी के ऊपर। अब ये हमने, क्योंकि जो एरिक्सन की थ्योरी है हमने पहले भी पढ़ी है, इसमें लगातार हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जब से हमारे ब्लॉक 4 स्टार्ट हुआ है तब से हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब क्या है, लेविंसन यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेविंसन सीजन ऑफ लाइफ क्या होता है। इन्होंने क्या है कि मिडल एडल्टहुड बिगिंस विद द ट्रांजिशन 40 to 45 इसका जो टाइम है, इन्होंने क्या है लेविंसन ने, कि इसको इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू लेविंसन के मिडिल एडल्टहुड कब से स्टार्ट होती है, 40 to 45 से, फॉलोड बाय लाइफ स्ट्रक्चर 45 to 50। यानी हमने अभी जो पीछे लेविंसन की थ्योरी जो है अभी हमने अर्ली एडल्टहुड में भी पढ़ी है। इन्होंने क्या कहा था, आप अगर मेरी अर्लियर वीडियो को देखेंगे पार्ट 2 जो है इसी ब्लॉग का, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं कि उनके अनुसार क्या होता है कि हमारी जो लाइफ का जो स्ट्रक्चर कहता है 5 ईयर्स का होता है, एक जो है जिसमें स्टेबल हो जाता है 5 ईयर्स के लिए, देन ट्रांजिशन होता है आफ्टर 5 ईयर्स, जो कि ट्रांजिशन में क्या होता है, हम उस फेज से नेक्स्ट में एंटर करते हैं, देन अगेन इट कंटिन्यूज टू जो है 5 ईयर्स। तो इन्होंने कहा है कि ट्रांजिशन जो है जैसे 40 to 45 उन्होंने दे दिया, क्योंकि 5 ईयर्स का इन्होंने टाइम माना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फॉलोड बाय नेक्स्ट लाइफ स्ट्रक्चर आ जाएगा 45 to 50, देन अगेन री इवेल्यूएट करेंगे 50 to 55 में, देन अगेन क्या होगा, एंड देन कल्मिनेटिव लाइफ स्ट्रक्चर 55। तो वही इन्होंने 40 to 60 जो टाइम है, इन्होंने कैसे लेविंसन ने, क्योंकि उन्होंने थ्योरी में ही उन्होंने उनका ये कहा है उन्होंने कि लाइफ सीजन्स क्या होते हैं, 5 साल का उन्होंने पीरियड माना है, जो कि स्टेबल होता है। एंड आफ्टर जैसे एंड ऑफ दिस 5 ईयर्स तो अगेन जो है नया लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, लाइफ सीजन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। तो इन्होंने वही कहा कि 40 to 60 का जो टाइम है पहले ट्रांजिशन है, फॉलोड बाय लाइफ स्ट्रक्चर, देन अगेन हम री इवेल्यूएट करेंगे, देन अगेन कल्मिनेटिंग लाइफ स्ट्रक्चर। वही सब चीज़ें जो लाइफ स्ट्रक्चर को ही इन्होंने मेन वो कहा है, जो कि 5 ईयर्स का एक फेज का टाइम होता है। मिड लाइफ ट्रांजिशन अकर्स अराउंड एज 40। ट्रांजिशन में क्या है, जैसे मैंने भी बताया कि जो 5 साल का टाइम है वो तो उन्होंने कहा स्टेबिलिटी, उसके बाद जब वो एंटर करते हैं नेक्स्ट उसमें स्टेज में, या नेक्स्ट लाइफ स्ट्रक्चर में जब एंटर करते हैं 5 साल के बाद, तो उसको हम ट्रांजिशन टाइम कहते हैं।
उसमें क्या क्या व्हेन पीपल इवेल्युएट देयर सक्सेस इन मीटिंग देयर एडल्ट गोल्स। जब वो नेक्स्ट 5 साल के बाद जब एंटर करते हैं नेक्स्ट लाइफ स्ट्रक्चर में, तो इवेल्युएट करते हैं जो उन्होंने 5 साल में जो उन्होंने अपने गोल रखे थे, whether they are successful or not. They are realizing there is more time behind them than ahead of them. वो चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि जो उनके पास पीछे कितना टाइम था और आगे उनके पास कितना टाइम है, उस चीज़ को वो क्या करते हैं, जो है सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। एंड देन दे ऑफन, उन्होंने कहा कि दे आर रियलाइजिंग देयर इज मोर टाइम बिहाइंड देम देन अहेड ऑफ देम, एंड इन रिस्पॉन्स टू वैल्यूएशन ऑफ टाइम दे ऑफन मेक बिग चेंजेस इन द लाइफ, फैमिली, ऑक्यूपेशन। They may turn inward, focusing on their own needs instead of allowing themselves to be distracted by people around them. अब वही उन्होंने कहा कि वो they again start to re-evaluate कि उनके पास कितना टाइम था। आगे भी देखते हैं कि बहुत टाइम है, क्योंकि 5-5 साल का हमने टाइम लिया ना। जो उनके गोल्स रह जाते हैं, दे अगेन प्लान फॉर, जो है फिर से सोचते हैं कि हमें आगे कैसे करना है, और अगेन जो अचीवमेंट की ओर निकल जाते हैं। वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, जब आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन अचीवमेंट कि जब देखते हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्शन के बाद कि हमने केवल गोल रखे थे वो अचीव हुए नहीं होते, तो अगेन वो सोचते कि तो बहुत टाइम है, क्योंकि 5 साल का टाइम उन्होंने माना ना कि 5 ईयर्स का टाइम है उनका लाइफ स्ट्रक्चर का। तो इसलिए अगेन जो है वो उस चीज़ में निकल जाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने में। और उसमें आगे है 4 डेवलपमेंट टास्क को मिडिल एडल्टहुड के होते हैं। मेन जो उन्होंने क्या है, मिडिल एडल्टहुड की 40 to 60 ईयर्स का टाइम है, उसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, कौन कौन से मेन टास्क होता है। यंग ओल्ड सीकिंग न्यू वेज ऑफ बीइंग यंग ओल्ड, गिविंग अप सम यूथफुल क्वालिटीज दैट नो लॉन्गर सीम एप्रोप्रिएट एंड ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स, फाइंडिंग पॉजिटिव मीनिंग इन चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि सम पीपल जो होते हैं अपनी लाइफ में जो है लेसन जो होते हैं अपनी लाइफ से सीखते हैं। समटाइम्स दे फील दैट सम बिहेवियर सीम ऑकवर्ड है एंड इनअप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू देयर एज, देयरफॉर दे ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ एंड ट्राई टू मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल। यंग ओल्ड का मतलब क्या है कि उस समय वो उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और जो उनको लगता है कि अप्रोप्रिएट है उसको कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज दे स्टार्ट टू ट्रांसफॉर्म themselves। Then come to destruction creation, they re-evaluate past hurtful acts। जो ऐसे लाइफ के जो ऐसे इवेंट्स हुए हैं उनके साथ, कोई ऐसे उन्होंने काम किए हैं, कुछ गलतियाँ जिसको हम मिस्टेक्स कहते हैं, अगर उन्होंने ऐसे किए हैं तो वो क्या करते हैं, उसके लिए अपने आप को अपोलोजाइज, अपने आप खुद से वो करते हैं, उनमें अमेंड्स करते हैं। और उसके बाद जो अच्छे काम होते हैं जनरल, उसमें क्या कहा है कि दे री-इवैल्यूएट पास्ट hurtful acts, there may be attempts to apologize and make amends। उसमें जो गलतियाँ की हैं उनमें अमेंड्स करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, और जनरल अटेम्प्ट टू बी काइंडर, मोर क्रिएटिव और अदर ऑफर्स। उसमें क्या है कि जो अच्छे काम होते हैं, क्रिएटिव काम होते हैं, उसमें आगे फोकस करते हैं। देन मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, इसमें क्या होता है, मिडिल एज ऑफ पीपल होते हैं, उसमें क्या होते हैं नॉर्मल इन जनरल टर्म में क्या होता है कि अपने आप को, जैसे फीमेल होती हैं कि 40 to 60 इसका टाइम है ना, वो फैमिली को लेके भी अब वो आगे बढ़ चुके होते हैं, बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, अब वो फैमिली से फ्री हो जाती हैं, तो वो क्या होते हैं। और मेल जो होते हैं वो सारी उम्र अपनी जॉब में है, जैसे दिखाया कि फैमिली के लिए कम ओरिएंटेड होते हैं और कैरियर के लिए ज़्यादा होते हैं। जनरल जो इन्होंने यहाँ पे कहा है, तो उसमें क्या होता है कि फीमेल, अब मैन जो होते हैं वो मैस्कुलिन जो होते हैं फेमिनिटी की तरफ आ जाते हैं, ये मोर एम्पैथिक हो जाते हैं, मोर केयरिंग हो जाते हैं। वुमेन बिकम मोर ऑटोनोमस एंड असर्टिव। वुमेन क्या होती है, कई बार जॉब में लग जाती हैं, कैरियर को देख लेती हैं, कोई आसपास किसी अपने को बिजी रखने के लिए कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो देन दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट। देन एंगेजमेंट सेपरेटनेस, इसमें कई बार क्या होता है कि मिडिल एज पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड ए बेटर बैलेंस बिटवीन एंगेजमेंट विद देयर आउटसाइड वर्ल्ड एंड देयर इंटीरियर नीड्स। मैन ऑफन पुल बैक फ्रॉम ऑक्यूपेशन, ambition and achievement focus। women में shift their interest from family to job और community and accomplishment, यानी engagement से वो separate हो जाते हैं और सेपरेट जो होते हैं वो एंगेज। इसमें क्या होता है कि वो एक मिडिल एज के जो एडल्ट होते हैं ना, वो एक बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में कि एंगेजमेंट के अपने आप को आउटर वर्ल्ड के साथ एंगेज रखते हैं वो, और अब खुद की में और आउटर वर्ल्ड में बैलेंस रखते हैं। जहाँ पे वो एंगेज होते हैं वहाँ से अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सेपरेट होते हैं वहाँ पे अपने आप को एंगेज करते हैं, ताकि वो एक प्रॉपर जो है बैलेंस रहे।
कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को जैसे उनका ना मैन ओपन पुल बैक फ्रॉम ऑक्यूपेशन एम्बिशन, मैन अपने आप को ऑक्यूपेशन की ओर से खींच लेते हैं और क्या करते हैं वुमेन जो होती हैं वो जहाँ पे अपने आप को डिटैच्ड होती हैं, अपने आप को फैमिली की तरफ ज़्यादा रखा होता है, अब वहाँ से निकल के जो होती हैं वो एंगेज कर लेती हैं अपने आप को किसी न किसी कम्युनिटी के साथ। मॉडिफाइंग द लाइफ स्ट्रक्चर, ये क्या जेंडर इसमें क्या है, मॉडिफाइंग द जेंडर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आर सीन एज पीपल दे ट्राई टू फाइंड बैलेंस बिटवीन यूथ एंड एज, दे मे फेस लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और हैव टू कोप विद एजिंग पेरेंट्स नीड्स। इसमें क्या है कि कैसे उनका जो लाइफ स्ट्रक्चर है कि जेंडर सिमिलैरिटीज़, और उन्होंने कहा कि मिडिल एज जो एडल्ट होते हैं वो अपनी लाइफ में वो जो है कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, कैसे वो मॉडिफाई करते हैं, अपनी लाइफ में जो इश्यूज आते हैं उनको कैसे फेस करते हैं, उसके बारे में कि जो लाइफ स्ट्रक्चर है उसको कैसे वो बैलेंस करके चलते हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जैसे नंबर 1 पे इन्होंने क्या कहा है कि लाइफ स्ट्रक्चर इन सोशल कंटेक्स्ट, उसमें क्या होता है इज एनेबल थ्रू सपोर्ट्स इन द एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ पर्सनल वैल्यूज अबाउट दिस process, even high powered careers and great financial success can sabotage self development as the focus is on material concern and not self development। अब उनकी जो लाइफ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है 5-5 साल का है जैसे हमने पीछे पढ़ा, तो उसमें क्या है कि ये कैसे वो सोशल कंटेक्स्ट में आते हैं, कैसे अपने आप को सोसाइटी में लगाते हैं, इन्होंने उसके बारे में क्या है कि किस तरह से वो जो है हमारा जो इस मिडिल एडल्टहुड का जो एडल्ट होता है अपने आप को किस ढंग से अपने सोसाइटी के साथ अपने आप को अटैच करते। इवन जो हाई पावर्ड के लोग होते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस होती है, वो उससे भी इनकी क्या है वो जो है खुद के लिए नहीं बल्कि जो है पावर वगैरह जो है वो सोसाइटी में जैसे वो डोनेट करते हैं मान लीजिए, या किसी उसमें कहीं पे इनॉग्रेशन में वो आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को कैसे सोशल कंटेक्स्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, खुद पर भी ध्यान देते हैं लेकिन सोसाइटी पर भी ज़्यादा फोकस करते हैं। देन मिड लाइफ क्राइसिस, इसमें लेविंसन ने क्या कहा था कि वाज साइटेड बाय लेविंसन एज पीपल मूव टू मिडल एडल्टहुड, दिस इज द आइडिया दैट एडल्ट्स गेट ए सर्टेन पॉइंट इन क्वेश्चन देयर लाइफ। इसमें मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है जिसमें एडल्ट जो होते हैं अपनी लाइफ से क्वेश्चन करते हैं कि अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको वो रीस्ट्रक्चर करते हैं, कहाँ पे वीकनेसेस थी उनको ओवरकम करते हैं, कहाँ पे जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे उनको कंटिन्यू करते हैं। ये होता है हमारा, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ केसेस में कि जो उन्होंने गोल्स रखे थे, जो उनकी कुछ ऐसी गलतियाँ थी उन पे जो उसको हम कहते हैं कि वो जब उनके बारे में सोचते हैं और उनको लगता है कि नहीं जो हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया, इस चीज़ को हम क्या करते हैं मिड लाइफ क्राइसिस का कहते हैं। उसमें इन्होंने कहा चेंजेस फॉर मेन में आकर अराउंड द अर्ली 40s बट द वुमेन के लिए कहा है में आकर इन द लेट 40s एंड 50s एज दे आर फ्री फ्रॉम चाइल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अगेन वही जो हमने भी पढ़ा है कि मैन जो होते हैं अपने आप को वो जल्दी जो है फ्री हो जाते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस करते हैं अर्ली 40s में, लेकिन फीमेल जो होती है कि चाइल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो है उनमें जो चेंजेस आते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं 40s एंड 50s में। स्टेज वर्सेस लाइफ इवेंट्स अप्रोच, इसमें क्या कंट्रोवर्सी है कि वो स्टेज में हमारी डेवलपमेंट होती है या लाइफ इवेंट्स में होती है, जैसे लेविंसन का हमने पीछे पढ़ा। तो वो कंट्रोवर्सी के बारे में है कि एरिक्सन कहते हैं कि स्टेज में है, मैनी थ्योरीज जस्ट सीन मिड लाइफ ट्रांजिशन एज एडेप्टेशन टू लाइफ इवेंट्स होती हैं, चिल्ड्रन मूविंग आउट और हैविंग टू मूव बैक इन, पेरेंट्स एजिंग, कंसर्न, रिटायरमेंट। कोई कहता है कि ये स्टेज में होती है तो कोई कहता है वो नहीं इवेंट्स में होती है, लाइफ का स्ट्रक्चर होता है। स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट एंड पर्सनैलिटी, इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी आती है, चेंज आता है अपने खुद का सेल्फ कंसेप्ट एंड पर्सनैलिटी। इसमें क्या है कि एज पीपल एज पॉसिबल सेल्फ बिकम मोर रियलिस्टिक, जब बड़े होते हैं जब एज बढ़ती है तो ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाते हैं, फ्यूर इन नंबर, मोर मॉडेस्ट है, रिलेटेड टू कॉम्पिटेंस इन द एरिया ऑलरेडी सेलेक्टेड, जो कि ऑलरेडी उनको लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो कॉम्पिटेंस होती है, उनमें इतनी नॉलेज आ जाती है। द फ्यूचर नो लॉन्गर सीम्स टू होल्ड एंडलेस अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल एडजस्ट टू कोप। इसमें क्या है कि उनके लिए, क्योंकि इस एज में आके कोई उनके लिए नई तो कैरियर चॉइसेस है नहीं, तो नो कोई आगे कोई इमेजिनेशन का उनकी वो जो है जिसको ट्रेनिंग नहीं हो सकती उनकी किसी भी चीज़, क्योंकि टाइम ऐसा है वो तो
टुवर्ड्स रिटायरमेंट पे है ना, तो इन्होंने क्या है कि कहने का मतलब कि स्टेबिलिटी एंड चेंज इन सेल्फ कंसेप्ट में इन्होंने क्या किया कि कोई नो स्कोप फॉर इमेजिनेशन रियलिस्टिक थॉट्स के लिए, कोई उनके लिए वो होते जो उनका कंसेप्ट होता है ऑलरेडी वो काफ़ी स्टेबल हो जाता है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्टेबल होती है लाइफ का, कि उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि उनको उनके लिए इमेजिनेशन के लिए उस टाइप के लिए कोई जगह ही नहीं होती उसी चीज़ों के लिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, एटोनमी एंड एनवायरमेंटल मास्टरी, ये भी वही चीज़ है कि उनको सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे भी हैं वो अपनी जो गलतियाँ भी हैं उनके जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, पीपल बिकम मोर इंट्रोस्पेक्टिव एज दे एंटर द मिडलहुड में आते हैं, जिसको मिड लाइफ कहते हैं। दे हैव ओपन मेड चॉइसेस टू चेंज द लाइफ स्टाइल टू सूट देयर नीड्स एनवायरमेंटल में। उनके मतलब कहने का मतलब कि उनके लाइफ में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, इतने वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब क्या, उनकी इतने ज़्यादा अपने हर चीज़ पे इतनी मास्टरी हो जाती है, सेल्फ एक्सेप्ट मतलब जिसमें कहते हैं कि उतनी उनको विजडम, जिसको हम कहते हैं मिडिल एज के जो एडल्ट होते हैं, दे हैव एक्वायर्ड विजडम बिकॉज विच दे बिकम एक्सपर्ट इन हैंडलिंग इशूज़ इन डे टू डे लाइफ, अपने उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। तो वो कहने का कि एनवायरमेंटल मास्टरी को हम सिंपल वर्ड में कहेंगे कि दे हैव गेन द बेटर स्ट्रेटजीज टू हैंडल विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। देन कम टू कोपिंग स्ट्रेटजीज भी वही है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन को वो कैसे कॉप अप करना है वो सीख जाते हैं। जेंडर आइडेंटिटी शिफ्ट्स इन रेस्पॉन्स टू शिफ्टिंग प्रोपोर्शन टू सेक्स हार्मोन। वुमेन अडॉप्ट मोर मैस्कुलिन ट्रेट्स, जैसे मैंने बताया कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाती हैं, फैमिली से जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहाँ से निकल जाती हैं, तो वो क्या है ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। और मेन क्या होते हैं, बिकम मोर सेंसिटिव है, केयरिंग एंड कंसिडरेट, हो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जो उनकी एज बढ़ती है। पीपल बिकम मोर, वही है कि मैन जो होते हैं वो अब जैसे उनकी एज बढ़ती है इस 40 to 60 में वो ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, मोर सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए वो कंसिडरेट हो जाते हैं। अब वुमेन जो होती है वो वहाँ से बाहर निकल के ज़्यादा इंडिपेंडेंट, वुमेन में हैव टेकन स्टेप्स आउट ए बैड केस में गए एंड हैव चूजन टू, कई वुमेन ऐसी होती है जिनका बुरा एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, मैरिज में, तो क्या होता है वो मोर ऑटोनोमस एंड असर्टिव टू सर्वाइव, आगे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनमें इसमें क्या है कि हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, ये तो है नहीं कि हर एक की जो है हर जो मिड लाइफ के अंदर हर एडल्ट की सेम तरीके से होते हैं। रिलेशनशिप एट मिड लाइफ कैसे कैसे होते हैं, इसमें क्या है कि द पीरियड ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल इज कॉल्ड लॉन्चिंग चिल्ड्रन एंड मूविंग ऑन। इन दी पास इट वॉज नोन एज एम्प्टीनेस। अब जो हमने पहले पढ़ा था कि बच्चे बाहर चले जाते हैं या पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो उन्होंने क्या है कि अब उसमें क्या होता है वुमेन भी और मैन भी दोनों इस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं इस चीज़ के साथ। इन दी पास इट वाज नोन एज एम्प्टी नेस्ट, यानी जिसमें से पक्षी उड़ जाते हैं, कहने के सिंपल वर्ड्स में। अब वो क्या होता है, बट इट इज़ नो लॉन्गर सीम इन सच ए नेगेटिव लाइट। अब उस चीज़ को वो नेगेटिव नहीं देखते पेरेंट, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं। इवन फॉर वुमेन के केस में भी उस चीज़ के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि कोई भाई, क्योंकि द पीरियड में लास्ट एज लॉन्ग एज 20 years बिफोर रिटायरमेंट। कहने का मतलब है कि जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो शुरू में पेरेंट्स को बहुत लगता है एम्प्टीनेस, लेकिन बाद में जो जब द पैसेज ऑफ टाइम वो सीख जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना। मैरिज कई लोग उसी में पड़े रहते हैं कि नहीं, और कई लोग उसको अपनी लाइफ को मूव ऑन कर लेते हैं। मैरिज एंड डिवोर्स, उसके बारे में कि कैसे हाउस होल्ड एट दिस स्टेज आर वेल ऑफ इकोनॉमिकली कंपेयर टू अदर एज ग्रुप। एडल्ट बिटवीन 40 to 54 हैव द हाईएस्ट एनुअल इनकम। उनमें क्या है, इनकम ज़्यादा होती है। वैसे इन्होंने जो दिया हुआ है ना, मेनली मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रही हूँ, मैरिज एंड डिवोर्स। कई बार क्या होता है कि कई बार अगर मैरिटल सेटिस्फैक्शन नहीं होती है या किसी कारण से में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो क्या होते हैं वो डिवोर्स जो है। इसमें सबसे ज़्यादा डिवोर्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग 40 to 60 और 65 होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर मान लो बच्चे बाहर चले जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ भी जो है जब साथ रह के देखते हैं उनके आपस में नहीं बनती है, तो देयर मोर चांसेस या वो हस्बैंड या वाइफ कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि डिफरेंसेस होते हैं, कई बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन ये इशू आते हैं। देन फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी, इसमें इन्होंने क्या, फेमिनाइजेशन पावर्टी क्या होता है, जिन सोसाइटीज़ के अंदर अगर फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा वही अर्निंग होती हैं, तो ज़्यादातर वो सोसाइटीज़ होती हैं जो कि पावर्टी वाली होती है। दिस इज ट्रेंड इन विच वुमेन हु सपोर्ट देमसेल्व्स और देयर फैमिलीज हैव बिकम द मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट पावर्टी पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ एज एंड द एथनिक ग्रुप। मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि
इसका मतलब फेमिनिजेशन पॉवर्टी का सिंपल वर्ड्स में क्या है कि वुमेन हैव ए हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी देन मैन। इट मीन्स देयर पॉवर्टी इज मोर जो है वो परमानेंट होती है, सीवियर होती है देन मैन इन दैट सोसाइटीज़ जहाँ पे ऐसा ग्रुप है जहाँ पे अगर ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे फीमेल अगर फैमिली को सपोर्ट करती हैं, ओनली फीमेल करती है, इट मीन्स जो है वो उसमें क्या है थोड़ा सा वो सोसाइटी जो है थोड़ी उसको हम पॉवर्टी वाली सोसाइटी बोलते हैं। देन कॉजेज ऑफ डिवोर्स के कॉजेज क्या होते हैं इस एज में आकर, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप मान लो, चाहे मैरिटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, हस्बैंड का वर्बल और फिजिकल एब्यूज़ इन्होंने दिया हुआ है, और देयर डिज़ायर फॉर एटॉनमी विल एडजस्ट बेटर, उनको लगता है कि हम अकेले रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब इन्होंने कारण दिए हुए हैं किस किस कारण से जो है इसके डाइवोर्स होने के चांसेस रहते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं? वुमेन हु डू सर्वाइव डाइवोर्स सक्सेसफुली टेंड टू मोर टॉलरेंट। उन्होंने कहा कि जो वुमेन ऐसी होती है जो कि डिवोर्स को सक्सेसफुली टॉलरेंट कर जाती हैं, जो डिवोर्स के बाद भी सर्वाइव कर जाती हैं, क्योंकि वुमेन ज़्यादा इमोशनल होती है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा टॉलरेंट हो जाती हैं, कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी हो जाती है, नॉन कन्फॉर्मिंग एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती है। चेंजिंग पेरेंट चाइल्ड बहुत सिंपल है, इसका मैं आपको सिंपल एक बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि चेंजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जैसे फैमिली लाइफ हमने की है ना, कि कैसे ऑटोमेटिकली हमारा जो है हमारी जो है लाइफ में फैमिली लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे जैसे बच्चे बाहर चले जाते हैं, हमने ना इसके बारे में काफ़ी अभी पीछे डिटेल में पढ़ा है। फैमिली लाइफ क्या होती है, मैरिटल सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ा है, बच्चे लिविंग होम हमने पढ़ लिया था, इसके अंदर ज्वाइनिंग ऑफ फैमिलीज इन मैरिज, कैसे आपस में फैमिली को एंजॉय करती हैं, ट्रेडिशनल मैरिज के बारे में पढ़ा था, इगैलिटेरियन के बारे, ये सारा उसी का थोड़ा सा हम अपने वर्ड्स में इसको कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, चेंजिंग पेरेंट है, जो पेरेंट होते हैं वो कैसे जो है उनके रिलेशनशिप का है बच्चों के साथ, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तो कैसे उनके रिलेशनशिप जो है इम्पैक्ट होते हैं, और कैसे वो पेरेंट्स होते हैं जब वो ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं तो उनके रोल कैसे चेंज होते हैं, ये सारा उन्होंने इसी के बारे में दिया कि द अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं वो उनको एडजस्टमेंट करने में ज़्यादा ईजी रहता है बजाय उन पेरेंट्स के जो कि ज़्यादा बच्चों के साथ अटैच होते हैं। उन्होंने ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पेरेंट्स who relinquish authority over their adult children will have more positive relationship with them आफ्टर दे मूव आउट। अगर वो पेरेंट ज़्यादा बच्चों के साथ अटैच नहीं है, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स है, अगर उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं व्हेन दे लीव होम्स, तो वो इजीली जो है एडजस्ट कर जाते हैं। तो सारा ये उसी के बारे में है कि आप कैसे कैसे जो रिलेशन होते हैं वो चीज़ होते हैं, आपके पेरेंट चाइल्ड पेरेंट के रिलेशन के ऊपर है। देन कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर है कि भाई इसमें जॉब ट्रेनिंग इज़ लेस अवेलेबल टू ओल्डर वर्कर्स। अब कोई इसमें कोई कैरियर डेवलपमेंट तो होती नहीं, कोई जॉब की ट्रेनिंग तो होती नहीं है। उसमें क्या होता है, क्योंकि एक सिंपल वो है कि 40 to 60 में तो क्योंकि हम रिटायरमेंट पे होते हैं ना, वैसे ही अपनी मर्जी से आपको जॉब, जैसे फीमेल का हमने पढ़ा है कि वो कैरियर की तरफ मूव करती हैं फैमिली से इंडिपेंडेंस के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई जॉब ट्रेनिंग जो होती है इस एज में है वो लेस अवेलेबल होती है टू ओल्डर वर्कर्स। जेंडर एथनिसिटी है, इसका भी वही है कि उन्होंने कहा है कि कैसे कैसे जो है जेंडर का रोल होता है। एथनिसिटी का वो वुमेन के बारे में कहा है कि वुमेन मैनेजर जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं देन मेल मैनेजर। इन्होंने इसमें यहाँ पे दिया है ना कि वुमेन मैनेजर आर जस्ट एज इफेक्टिव एज मेल मैनेजर, दे टेंड टू बी मोर इंस्पायरिंग एंड कंसिडरेट देन मेल मैनेजर, द करंट एम्फेसिस ऑन टीम बिल्डिंग इज परफेक्ट फॉर फीमेल स्किल्स। एंड जेंडर के बारे में कहा कि फीमेल जो होती है ज़्यादा अच्छे से जो है संभाल सकती हैं, वो दे आर मोर जो है जिसको बोलते हैं मैनेजर स्किल उनके पास ज़्यादा होती है इंस्टेड उसके मेल के। प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, वही इस एज में आके वो जो है मिड एज का जो एडल्ट होगा वो रिटायरमेंट को प्लान करता है और आगे अपनी फैमिली में आगे कैसे करना है, व्हेन दे मूव टुवर्ड्स द ओल्ड एज हाउ देन दे प्लान जो है नेक्स्ट एज के लिए इन्होंने दिया है इसके बारे में। तो सिंपल ये है कि ये सारा का सारा जो है इन्होंने मिड लाइफ के बारे में कहा है कि मिडल एज का जो एडल्ट होता है वो कैसे कैसे उसके अंदर चीज़ें आती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि एरिक्सन की थ्योरी की, फिर लेविंसन की थ्योरी की, फिर जब 4 डेवलपमेंट टास्क थे उनके बारे में पढ़ा,
यहाँ पे होंगे ये 4 डेवलपमेंटल टास्क के बारे में किया, ये इसकी साइको सोशल में पहले ये आएंगे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। देन चेंजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता लिखने का, तो आप इसको थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको पेपर में लिखने के लिए जो है वैसे इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इतना बड़ा चौड़ा नहीं, तो थोड़ा इसको शॉर्ट करके आप इसको लिख पाएंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साइको सोशल चेंजेस ड्यूरिंग एडल्ट ओल्ड एज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इट विल बी पार्ट 4 ऑफ दिस ब्लॉग। देन again I request you to kindly like, subscribe and maximum share my YouTube channel so that maximum students may be benefited from this channel। and मैंने again जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 के कंप्लीट एक सिंगल लिंक डाल दिए। जैसे ही आप उन पर क्लिक करेंगे आपके पास कंप्लीट जो है एक ब्लॉक की 4 यूनिट जो है उनकी कंप्लीट वीडियोस के लिंक खुल जाएंगे, ताकि आपको जो भी पढ़ना है उसको आप टिक करके देख सके। मैंने जो अभी ऑब्ज़र्व किया है कि आप लोग इसको मेरे चैनल को व्यू भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूँगी जितना हो सके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।